हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उपग्रह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अनुवांशिक रोग और सिकल सेल एनीमिया वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता। ये टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के हिसाब से अगर हम देखें कि पर्यावरण क्या होता है, तो किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक, जैविक दशा और उनके साथ अंतःक्रिया जो है वो पर्यावरण कहलाती है। किसी भी जीव के चारों ओर जो भी हमको आवरण दिखाई देता है, चाहे वो जल मंडल हो, स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, आप आसपास के जितने पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ये सब क्या है? पर्यावरण है। आगे देखते हैं कि पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक, क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा है ना पर्यावरणीय कारक। तो हम देखते हैं कि भौतिक या जैविक संगठक होते हैं, भौतिक या अजैविक संगठक होते हैं, फिर जैविक संगठक होते हैं और ऊर्जा संगठक होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक या अजैविक संगठन। अजैविक का मतलब है कि जिसमें जीवन नहीं होगा, जिसके अंतर्गत आएगा स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अगर हम देखें जैविक संगठक क्या होंगे, जिनमें जीवन होगा, जिसमें आते हैं पादप, पादप के अंतर्गत पेड़ पौधे आएंगे। दूसरे आते हैं जीव। अब ये जो जीव है उसको मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक में, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरणीय कारक वाला है। तो पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक में जीव जितने भी है, जैसे कि स्वपोषी जीव है, मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये सब डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इससे 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि बैक्टीरिया और कवक क्या है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और कितने बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हो गए। तो हम इसको अच्छे से समझना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये वियोजक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जितने भी मृत पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, इन सभी को सड़ा गलाकर और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया और कवक आते हैं, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा संगठक। तो ऊर्जा संगठक में हम देखेंगे तो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है। आगे देखते हैं। अब एक ऐसे जो है वो कुछ टर्म्स आ जाते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि जैसे निके, तो निके क्या है, इसमें फिर 3-4 आपको जो है वो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निके का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवास क्या होता है। वह स्थान जहां पे जीव निवास करता है वो होता है आवास। तो इसके बाद हम देखते हैं निके क्या होता है। तो एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें हम निके कहते हैं। आवास जो होता है वो, अगर हम देखेंगे तो एक जंगल के एग्जाम्पल से, वन के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि वन जो होगा वो आवास होगा, क्योंकि वनों में जो है वो सारे ही जीव जंतु निवास करेंगे वहां पे, तो वो क्या होगा, उनका आवास होगा। पर ये जो पूरा वन है उसमें अगर हम देखेंगे तो हर एक प्रजाति का अपना एक स्पेशल एरिया होता है। जिसे अगर हम देखेंगे तो शेर जो है वो एक अलग एरिया उसका रहेगा, ठीक है। हिरण जो है उनका अपना एक एरिया रहेगा। हाथी है तो उनका अपना एरिया रहेगा। जंगल जो है वो उनका पूरा निवास स्थान है, उसको हम आवास बोलेंगे कि वो जंगल में निवास करते हैं, तो वो क्या होगा, आवास होगा। पर सबका अपना अपना एरिया होगा। हर प्रजाति का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसे हम बोलते हैं निके। निके का मतलब क्या होता है कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जो जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है। जैसे मान लो कि हिरण है तो उसका अपना एक निके होगा, मतलब उसका अपना एक स्थान होगा जहां पर उसको वहां पर उसकी जो है वो जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही होगी, वहां पर उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही होगी, ठीक है। वो स्थान ऐसा होगा जहां पर मतलब उसको वो स्थान सूट कर रहा होगा, ठीक है ना। वहां के जो है वो स्थलाकृति वैसी होगी जहां पर उसको रहना आसान होता होगा, जहां पर उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही होगी। इसके अलावा जो है वो उसका समुदाय, उसकी प्रजाति के लोग भी वहां रहते हैं। तो ये सारी चीजों की पूर्ति जहाँ पे हो रही है वो स्थान उसका निके कहलाता है। तो निके क्या है, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जो भौतिक, जैविक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है वही क्या कहलाएगा, निके। तो हर एक प्रजाति का निके अलग होगा। आवास एक हो सकता है प्रजाति का, पर निके हमेशा अलग होगा हर एक प्रजाति का। तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि आवास जो है वो बड़ा है, जिसमें जंगल एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि जंगल क्या है, आवास है, जिसमें जितने भी जीव जंतु है वो सब जंगल में रहते हैं, तो जंगल क्या कहलाएगा, आवास। पर सबका अपना अपना निके है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, शेर का अपना एक एरिया है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट्स है तो उनका अपना एक स्थान है। तो निके क्या है, जहां पर उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वो क्या कहलाता है, निके कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी संगठन का स्तर।
अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा अणु। अणु आता है सबसे पहले। अणु क्या है? परमाणुओं का समूह मिलकर अणु बनाता है। फिर धीरे धीरे क्या बनती है? कोशिका बनती है। कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो उससे बनते हैं टिश्यूज यानी कि ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई अंग बन जाता है। अब अंग बन चुके हैं तो उससे किसी न किसी जीव का निर्माण हुआ होगा। अब जीव बन चुका है तो बहुत सारे जीव जब इकट्ठा हो गए अलग अलग प्रकार के तो उन्होंने जनसंख्या बना ली। जनसंख्या बनाकर वो जो है वो किसी निश्चित स्थान पर रहने लगे, उसको क्या बोला गया? समुदाय। अब समुदाय जो है वो निश्चित स्थान पर रह रहे हैं तो उससे बन गया पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि जल में बहुत सारे जल में रहने वाले जो जीव जंतु है उनका एक समुदाय बन गया। स्थल पे रहने वाले जीव जंतु है उनका एक समुदाय बन गया। तो उससे क्या बन गया? पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और ये पारिस्थितिकी तंत्र से फिर जैव मंडल बनता है। जैव मंडल का मतलब क्या है? जिसमें जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल ये तीनों आपस में जहां मिलते हैं उस स्थान को हम जैव मंडल बोलते हैं। तो ये हमने बताया कि पारिस्थितिकी संगठन जो होता है उसका स्तर हमने देखे कि सबसे पहले अणु आया, फिर कोशिका बनी, फिर कोशिका का समूह बना, फिर जीव बने, फिर बहुत सारे जीव मिलकर जनसंख्या बन गई। फिर जनसंख्या एक निश्चित स्थान पर रहने लगी तो समुदाय बन गया। और समुदाय के बाद फिर पारिस्थितिकी तंत्र बन गया और फिर जैव मंडल बना। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, टर्म्स पूछ ली जाती है एग्जाम में कि जैसे की स्टोन स्पीशीज क्या होते हैं। की स्टोन का मतलब क्या होता है? देखो, जंगल में कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो दूसरी प्रजाति को पर प्रभावी होती है, दूसरी प्रजाति को डोमिनेट करती है। उन्हें हम बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरी प्रजातियों पर जो है वो अपना प्रभाव स्थापित करती है। मतलब भले ही इनकी संख्या कम हो, जैसे टाइगर है तो उनकी संख्या जंगल में कम हो सकती है, पर उनका प्रभाव जो होता है वो दूसरी प्रजातियों पर ज्यादा होता है। और अगर वो प्रजाति खत्म हो जाए, कीस्टोन स्पीशीज अगर खत्म हो जाती है तो उस पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो कामकाज बिगड़ जाता है, उस पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आ जाता है। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जो बड़ी संख्या में कम हो पर वो डोमिनेट करती है दूसरी स्पीशीज को। और अगर वो खत्म हो जाए तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है। उसे हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। इसके बाद हम देखते हैं फाउंडेशन स्पीशीज। फाउंडेशन स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरल। कोरल जो होता है, कोरल से बहुत सारे एक कोरल बनता है, फिर उसके ऊपर जो है वो पूरी रीफ बन जाती है, तो कोरल रीफ बन जाती है। वो कोरल रीफ के ऊपर न जाने कितने सारे जो है वो जलीय जीव जंतु जो है वो रहते हैं। कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ वहां पे सिर्फ निवास करते हैं। तो फाउंडेशन प्रजाति क्या है? अन्य प्रजातियों के निर्माण के लिए या फिर संरक्षण के लिए मुख्य भूमिका निभाती है, उन्हें हम बोलते हैं फाउंडेशन प्रजाति। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोरल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर स्पीशीज। ये क्या होता है इंडिकेटर? तो क्या होता है कि यह किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। मतलब ये ऐसी प्रजाति होती है अगर ये पर्यावरण से गायब हो रही है, मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि पर्यावरण में कुछ ना कुछ जो है वो तकलीफ है, कुछ ना कुछ समस्या जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है ना? जैसे कि हम मछली का एग्जाम्पल ले लें। अगर पानी में प्रदूषण बढ़ गया है, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, एक स्तर से ज्यादा हो गया तो मछलियां मरने लग गई, तो मछली क्या कहलाएगी? इंडिकेटर स्पीशीज। क्योंकि उसने हमको इंडिकेशन दे दिया है, उसने हमको चेतावनी दे दी है कि प्रदूषण हो रहा है। तो अगर मछलियां मर रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जल का प्रदूषण जो है वो स्तर बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मछलियां मर रही है। तो हमने क्या इससे अनुमान लगाया कि पर्यावरण मतलब इंडिकेटर स्पीशीज जो है वो उससे हमको चेतावनी मिलती है कि पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ये स्पीशीज पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इकोटोन, जिसको हम बोलते हैं संक्रमिका। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक समुदायों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ठीक है, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो या दो अलग अलग समुदाय हो, इनके मध्य का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इधर है स्थलीय परितंत्र और इधर है जलीय परितंत्र। अब क्या स्थल और जल के बीच में कुछ भी ऐसा एरिया नहीं होता है क्या जो थोड़ा सा दलदल हो? होता है ना, क्योंकि पानी थोड़ा इधर जो है वो स्थल की ओर थोड़ा थोड़ा आता रहता है, जिससे क्या होता है वहां पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं, थोड़ा सा दलदली एरिया हो जाता है। तो स्थलीय परितंत्र और जलीय तंत्र के बीच जो दलदली एरिया है वो क्या कहलाएगा? संक्रमण क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं इकोटोन। तो इकोटोन का मतलब ये कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य या दो समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। अब ये इकोटोन हमेशा क्या होगा? तनाव का क्षेत्र होगा, क्योंकि ये प्रजाति या इस तंत्र की प्रजातियां भी यहाँ पे अपना जो है वो
प्रभाव बताने की कोशिश करेगी, अपना अधिकार बताएगी। और जलीय परितंत्र है तो यहाँ की प्रजातियां भी जो है वो क्या बोलते हैं प्रभाव बताएगी, क्योंकि यहाँ के भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल पे आते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन वगैरह की पूर्ति करते होंगे, और स्थलीय जीव भी होते होंगे। तो ये एरिया जो है वो तनाव का क्षेत्र होता है। तो इकोटोन का मतलब समझ में आया कि दो परितंत्र के बीच का संक्रमण एरिया जो है वो इकोटोन कहलाता है। कोर प्रभाव इसी से जुड़ा है। कोर प्रभाव का मतलब है कि दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जहां मिल रहे हैं वहां पर विशाल विविधता पाई जाती है, इसे ही हम कोर इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे टर्म्स आते हैं एग्जाम में कि कोर इफेक्ट क्या है। तो वो दो पारिस्थितिकी तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो एरिया जो होता है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, इसे ही हम जो है वो कोर इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे जो संक्रमण क्षेत्र है या कोर प्रभाव वाले क्षेत्र जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पर्वत है और नीचे घाटी है, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ जहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाएगी, ठीक है ना। या तो फिर समुद्र है और एस्चुरी है, उसके मध्य जो एरिया है जहाँ समुद्र में एस्चुरीज मिलती है, वितरिकाएं, जल वितरिकाएं मिलती हैं, तो उनके बीच में भी कोई एक ना कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि स्थलीय तंत्र और जलीय तंत्र है अगर है, तो इनके बीच का अगर संक्रमण क्षेत्र है तो दोनों ही जो प्रजातियां हैं वो अपना अपना अधिकार यहाँ पे बताएगी, दोनों ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ से करने की कोशिश करेगी, भोजन की पूर्ति करने की कोशिश करेगी। तो ये एरिया क्या होगा, तनाव का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, और इसी एरिया को हम इकोटोन बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है तो बायोडाइवर्सिटी का ज्यादा मिलना जो है वो कोर इफेक्ट या कोर प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार आज हमने पर्यावरणीय कारक, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने कंप्लीट करे हैं। अब कल का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये जो पूरा कंटेंट है वो पूरा नोट्स के फॉर्म में है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।